हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। न्यूज़ ये है कि सेंटर ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन कर दिया है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग का मतलब क्या होता है, और दूसरा सेंटर ने किस एक्ट के तहत अपनी पावर्स को यूज़ किया है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग का मतलब क्या होता है। बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें, अ मेडिसिन containing two or more active drugs. A medicine containing two or more active drugs combined in a fixed ratio in a single dosage form, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग बुलाया जाता है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स होती हैं, इनके थ्रू ट्रीटमेंट कंप्लायंस और थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन इरेशनल हो तो ये जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं, ये इनइफेक्टिव हो जाती हैं, इनफैक्ट हार्मफुल हो जाती हैं। और ऐसी ही 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बैन लगाया है। और ये जो बैन लगाया गया है, ये लगाया गया है अंडर सेक्शन 26A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। और ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 है, इसको लाया गया टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इन इंडिया थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस एंड परमिट्स। ये जो एक्ट का नाम है, इसमें आपको दो टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे। एक तो आपको दिखाई दे रहा है ड्रग्स, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है कॉस्मेटिक्स। सवाल आता है कि ड्रग्स की डेफिनेशन के अंडर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, और कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन के अंडर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ड्रग के बारे में। मीनिंग ऑफ ड्रग में सबसे पहले बात की गई है मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस फॉर ह्यूमन और एनिमल यूज। ह्यूमन और एनिमल यूज के लिए जिन भी मेडिसिन को यूज किया जाता है और जिन भी मेडिकल डिवाइसेस को यूज किया जाता है, उन सबको रखा गया है ड्रग की डेफिनेशन में। दूसरा, सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, ऐसे सभी सब्सटेंसेस को भी रखा गया है ड्रग्स की डेफिनेशन के अंडर। तीसरा, सब्सटेंसेस दैट ऑल्टर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन व्हेन एब्जॉर्ब्ड, ऐसे सभी सब्सटेंसेस को भी रखा गया है ड्रग की डेफिनेशन के अंडर। और चौथा, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स और केमिकल सिंथेसिस, इनको भी ड्रग की डेफिनेशन के अंडर रखा गया है। ड्रग की डेफिनेशन के अंडर किन किन चीज़ों को रखा गया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सवाल आता है कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन के अंडर किन किन चीज़ों को रखा गया है। बेहद सिंपल, एनी सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी रब्ड, poured, sprinkled, sprayed or applied to the body for cleansing, ब्यूटिफाइंग और इम्प्रूविंग अपीयरेंस, ऐसे सभी सब्सटेंसेस को रखा गया है कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन के अंडर। बेहद सिंपल, ड्रग और कॉस्मेटिक की डेफिनेशन के अंडर किन किन चीज़ों को रखा गया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब सवाल आता है, ये जो एक्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये जो एक्ट है, इसके 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले, प्रिवेंट्स इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सब स्टैंडर्ड और काउंटरफिट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो जो नकली दवाइयाँ होती हैं, उनके इंपोर्ट और उनके मैन्युफैक्चरिंग को प्रिवेंट करता है ये एक्ट। दूसरा, एंश्योर दैट द मेडिसिन्स सोल्ड इन इंडिया मीट प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो भी मेडिसिन्स हमारे कंट्री में बेची जा रही हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करनी चाहिए, मीट करनी चाहिए। तीसरा, रेगुलेट मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा,
यूनानी एंड होम्योपैथिक ड्रग्स। और ये जो पॉइंट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक ड्रग्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका सेल और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी रेगुलेट करता है ये एक्ट। चौथा, कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, लेवलिंग, पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स का जो कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, लेवलिंग है, पैकिंग है और स्टोरेज है, उससे भी ये एक्ट डील करता है। और लास्टली, इनेबल रेगुलर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग थ्रू ऑथराइज्ड एजेंसीज। ऑथराइज्ड एजेंसीज के थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शंस और टेस्टिंग, उसकी भी बात करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। अच्छा, ये जो एक्ट है इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? देखो, ये जो 1940 का एक्ट है इसके एसोसिएशन में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 को लाया गया। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स ऑफ 1945 को लाया गया। और ये जो 1945 के रूल्स हैं ये बताते हैं कि इस एक्ट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस तरीके का दिखाई देता है। क्या क्या लिखा गया है? प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर क्लासिफाइंग मेडिकेशंस इनटू शेड्यूल्स। ये जो रूल्स हैं इनमें मेडिकेशंस को शेड्यूल्स में किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा उसके प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरा, इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टोरेज, सेल, प्रेजेंटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ईच शेड्यूल। हर एक शेड्यूल को किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, कैसे सेल किया जाएगा, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा और कैसे प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस भी इन्हीं रूल्स में प्रोवाइड की गई हैं। तीसरा, ये जो रूल्स हैं ये बात करते हैं लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स एंड इंपोर्टर्स के बारे में। चौथा, ये जो रूल्स हैं ये बात करते हैं अबाउट रेगुलर इंस्पेक्शंस बाय द ड्रग इंस्पेक्टर्स। ड्रग इंस्पेक्टर्स के थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शंस किस तरीके से किए जाएंगे वो भी इन रूल्स में बताया गया है। और लास्टली, सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग इन एक्रेडिट लेबोरेटरीज। बेसिकली जो एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज हैं वो किस तरीके से सैंपल कलेक्ट करेंगी और किस तरीके से टेस्टिंग करेंगी उसकी भी पूरी बातचीत इन रूल्स के अंदर की गई है। अच्छा, ये जो रूल्स हैं ये बात करते हैं एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव बॉडीज के बारे में। एक बोर्ड देखने को मिलता है और बोर्ड का नाम क्या है? ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है इसका काम क्या है? इट एडवाइजेस ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं उन पे एडवाइस देने का काम किसका है? उन पे एडवाइस देने का काम है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। और दूसरा, एक कमेटी है ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी। ये जो ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी है इसका काम क्या है? इट एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन एनफोर्समेंट। ये जो रूल्स हैं, ये जो लॉ है, इसको प्रॉपरली एनफोर्स किया जाए उसके लिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एंश्योर करने का काम किसका है? कोऑर्डिनेशन एंश्योर करने का काम है ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी का। अच्छा, ये जो लॉ है इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं और वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। एक तो मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स इज प्रोहिबिटेड। बेसिकली कोई ब्रांडेड मेडिसिन है उसकी आपने नकली कॉपी कर ली, कोई नकली दवाई बना दी, उसके मैन्युफैक्चरिंग और उसके सेल को पूरे तरीके से प्रोहिबिट किया गया है। दूसरा, सर्टेन ऑफेंसेस आर कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि कॉग्निजिबल हैं और नॉन बेलेबल हैं। कॉग्निजिबल का मतलब क्या होता है? सिंपल तौर पे अगर बोलें तो जो पुलिस है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना या किसी वारंट के बिना इन ऑफेंसेस के लिए सीधे सीधे जो भी अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर सकती है। तीसरा, प्रोविजन फॉर स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई ऑफेंसेस। ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन भी इस कानून के तहत दिया गया है।
और ये जो कानून है इसके तहत मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 10 लाख, फाइन अप टू 10 लाख, या फिर 3 times द वैल्यू ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स विच एवर इज हायर। मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 10 लाख और 3 times द वैल्यू ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स विच एवर इज हायर। देखो, ये जो एक्ट है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसके प्रोविजंस हैं, इससे रिलेटेड बातचीत है, इसको दिमाग में रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।